हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का हल प्रश्न पत्र कराएंगे, जो कि 21 मार्च 2021 को प्रथम पाली की परीक्षा में पूछा गया था। फ्रेंड्स, आपको जो आगामी होने वाली बिहार पुलिस की एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर पेपर का जो हल प्रश्न पत्र होता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। लगभग किसी भी एग्ज़ाम के पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का, तो लगभग वहाँ से 50 से 60% क्वेश्चन डायरेक्ट उसी रूप में आ जाता है। तो इसलिए जो आगामी परीक्षा होने वाली है, इससे इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं यहाँ पर लगातार आपको लगभग 10 वर्षों का हल प्रश्न पत्र इस वीडियो के माध्यम से कवर कराऊंगा, जिसमें इसका प्रश्न का आंसर बताऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर इसका व्याख्या भी करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक से अधिक प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, आपको देखने में आसानी होगी, सुविधा होगी। तो बिहार पुलिस या जो भी कंपटीशन से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनको लिए काफ़ी यह फायदेमंद रहने वाला है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय होगा फ्रेंड्स, आंसर बी हो जाएगा। कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। अब यही क्यों सही आंसर होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो कायांतरित का अर्थ पहले क्या होता है? कायांतरित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। क्या होता है? स्वरूप में परिवर्तन, जो कि दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। मतलब इस तरह के पत्थरों का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टान में फोलिएशन शब्द लैटिन फोलियम से आया है। कहाँ से आया है? फोलिएशन शब्द लैटिन फोलियम से आया है, जिसका अर्थ होता है पत्ती और चादर जैसी तलीय संरचना होती है। ठीक है, ध्यान से आप सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। इसमें प्रत्येक परत कागज की सीट जितनी पतली या मोटाई में 1 मीटर से अधिक हो सकती है। यह शियरिंग बलों, चट्टान के विभिन्न वर्गों को अलग अलग दिशाओं में ढकेलने वाला दबाव या दबाव के अंतर एक दिशा से अन्य की तुलना में उच्च दबाव के कारण होता है। तो ये इस कारण बनता है कायांतरित चट्टान, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। मैथ से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यदि सम्मिश्र संख्या, मतलब इंटर लेवल का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, यह कहता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू डॉट डॉट ओमेगा पावर 100 कहता है, तो इसका मान कितना होगा। तो ये बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा सा लग रहा है। चूंकि हम लोग, आप जानते हैं, क्या हो जानते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 हो, बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है सूत्र के अनुसार। तो इसके हिसाब से आपको क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ तक, तो ये 0 आपको बन गया। फिर यहाँ से आप क्या कीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे, सॉरी ओमेगा क्यू लेंगे ना, यहाँ तक तो आ ही गया आपको, ओमेगा क्यू कॉमन लेंगे, तो फिर यहाँ से क्या बन जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से बनते चला जाएगा। और लास्ट में सबका कुल जो करेंगे तो 0 प्लस 0 इस तरह से आएगा। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तो यह थी आपको 76% थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। नहीं, नहीं वाला चीज़ बड़ा खतरनाक होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग समझ जाते हैं है। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं, भारत भारती भी इनका लिखा हुआ है, पंचवटी भी। तो पथिक जो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी, यह नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लेते हैं। इन्वर्स से है y इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स 1/x तब dy/dx, मतलब डिफ्रेंसिएशन निकालना है। यह भी इंटर का ही क्वेश्चन है, यह कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना था इसमें।
यहाँ पर आप कर लेते y इक्वल टू tan इनवर्स x और प्लस हो जाता फ्रेंड्स आपका cot इनवर्स x, cot इनवर्स x हो जाता क्योंकि 1/x tan में है तो इसका उल्टा अपोजिट हो जाता। अब इससे आप निकालिएगा dy बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो dy बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot इनवर्स x के हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, आपको आ जाएगा आंसर 0। तो इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिखा रहा है क्या कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, तो कैसे कैसे आधारित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा आपको। कोशिका भित्ति, केंद्रक, झिल्ली एवं पोषण विधि के अनुसार यह विभाजित है, आधारित है इस पर। ठीक है, अगला देखते हैं। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तंजौर मंदिर का निर्माण किसने कराया, क्वेश्चन यह है आपका। तो इसका सही जवाब सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यह जो ऑप्शन ए हो जाएगा राजराज प्रथम। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तंजौर के राजा थे राजराजेश्वर या बृहदीश्वर भी। मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तंजौर के राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, 11वीं सदी के आरंभ में राजराज प्रथम ने राजा राजा चोल फर्स्ट ने बनवाया था। इस मंदिर को पेरू बुटायार कोविल भी कहा जाता है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। कैसी पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। विश्व का पहला मंदिर है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। तमिलनाडु की बात आई तो तमिलनाडु के राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है। यह सबसे दक्षिणतम राज्य है, यह भी हमें मालूम है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। आगे फिर से मैथ का प्रश्न आ गया, तो ये वेरी इजी क्वेश्चन था। 893 प्लस 786 का स्क्वायर प्लस 893 माइनस 786 का वर्ग बटा 893 गुना 786, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पर इसको आपको कर लेना था। उसके हिसाब से आता 4ab बटा ए बी। ठीक है, 4ab बटा ए बी आता। अब यहाँ पर ए बी तो कट जाएगा तो बच जाएगा 4 ना, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जरा। तो यह कौन सा क्वेश्चन, ये 9 क्या कहता है, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश जनहित याचिका के प्रवर्तक माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस पीएन भगवती। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जस्टिस पीएन भगवती को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। तो यह किससे संबंधित है, जस्टिस पीएन भगवती से जनहित याचिका संबंधित है। पेपर में बार बार आप देखते होंगे। अब आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये पूरा पैसेज से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में है, ये पूरा पढ़िएगा। इसको पढ़ लेने के बाद इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से सिलेक्ट करना है। तो चलिए ये हम आप पर छोड़ते हैं, ये आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। GNPMB इक्वल टू NDPMB प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन, यही सही नहीं हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब आता है आपके सामने 12। तो यह कौन सा क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि fill in the blank with the right choice. The most used format of notices include the following: first, name of the issuing organization authority, and second, title, and third, date and, और फिर इसके बाद यह देखिए गैप है, इसमें फिलिंग ब्लैंक्स है, इसको चुनने के लिए है।
तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, हेडिंग। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 13 यह कह रहा है कि रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 इंटू 10⁻19 प्रति ईयर्स है, तो इसकी अर्ध आयु का लगभग कितना होगा। यह न्यूमेरिकल से क्वेश्चन था, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिहाज से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 इंटू 10⁻18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड वार से क्वेश्चन आया है। किस घटना ने अमेरिकी को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्ल हार्बर पर जर्मनी सैनिक हमला कर देते हैं और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, तो अमेरिका शामिल हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, इससे जुड़े हुए और से फैक्ट्स हैं। तो अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के खिलाफ, जिसकी शुरुआत 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापानी हमला में शामिल होना माना जाता है। पर्ल हार्बर अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था जिस पर जापान ने हमला किया और इससे काफ़ी संख्या में अमेरिकी नौसैनिक मारे गए। तो अमेरिका का तो नुकसान होने लगा था इसमें ना। ठीक है, तो इसमें अमेरिका के 188 विमान और कई युद्धपोत, क्रूजर और अमेरिका के अन्य नौसैनिक पोत नष्ट हो गए थे। इस तरह 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा हो गई और फिर इसी के कारण यह द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मैथ का प्रश्न है, एक चक्ति की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, वह त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान क्या है। यह भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आपको हम बता देते हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.5 न्यूटन मीटर। अगला फिर से देखिए, न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ फिजिक्स क्वेश्चन है ये। एक लेक्लांसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लेक्लांसी सेल में आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका सही मान हो जाएगा ऑप्शन 2 ओम। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपको बी, रिक्तिका दोष और शॉटकी दोष में। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको ये रहा, कहता है कि नीचे दिया गया जो चित्र है कि कक्षक के आकार को दर्शाता है। किस कक्षक के आकार को दर्शाता है, तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, TXY का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कबीर के पदों का संग्रह। कबीर के पदों का संग्रह क्या है, तो इसका सही जवाब पहले तो आप जान लीजिए कि यह हो जाएगा ए, बीजक। कबीरदास के बारे में है ना, तो बीजक इसे कुछ जुड़े हुए आप कुछ जान लीजिए कि कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक में है। जो भी पद की रचना करिए हैं वह बीजक में सब संग्रहित है। मेरी कविता मेरे गीत, कविता का संग्रह किसके द्वारा रचित है, मतलब यह किसने लिखा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मा सचदेव ने। ठीक है, राइटर से संबंधित है ये। यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य हो तो क्या हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा, भुगतान शेष में घाटा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पलटी से है क्वेश्चन, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। एक तरह से इजी क्वेश्चन है, जो तैयारी करते होंगे कंपटीशन के उनके लिए। यह 2026 तक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन को क्या किया गया है, तो स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया ना।
23 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है? देखिए यह सेट थ्योरी से क्वेश्चन है मैथ का। अपरिमित के मतलब है कि सीमित नहीं है, तो आप देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर यह देख लीजिए, आपका आंसर बी सही होगा। कैसे होगा? एक्स सच दैट एक्स क्यू इक्वल टू लिखा है, एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स है 7 का गुणक है। अब 7 का गुणक करते जाइए, 14, 21, 28, इस तरह से बढ़ते जाएगा अनंत तक, तो इसकी कोई सीमा तो नहीं रह गई, इसलिए यह असीमित अपरिमित हो जाएगी। यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएजी। अगला प्रश्न, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? फिर से नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन आपको दिखाई देगा सामने, यह ऑप्शन डी नहीं होगा। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। किस लिए बाध्य नहीं है? तो अपना कारण इसमें देने के लिए बाध्य नहीं है। इससे जुड़ा हुआ कुछ और हम लोग चीज देख लेते हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है। दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। तो ठीक है, ये सारे जो मैं एक्सप्लेन आपको बताता हूँ ध्यान से सुनिएगा, इसे एक से अधिक प्रश्नों को हल करने में आपको मदद करेगा। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 26 यह कह रहा है कि दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न देख लीजिए, और इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको रिवीजन ही कराना है, जल्दी से पूरे कवर करना है। करीब 100 क्वेश्चन इसमें हैं, तो सारे क्वेश्चन को हमें देखना है। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ए, ZNS प्लस AGS प्लस ZN स्क्वायर प्लस AG प्लस। तो ये आपका सही आंसर होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सूचना का संग्रह संबंधित है, तो किस चीज से संबंधित है? तो होगा चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलाप से। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। किस चीज में? राज्यसभा में मात्र 2 ही बार वह पुनः मनोनीत हो सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, तने में कैम्बियम छल्ला की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक जाइलम कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन 30, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मतलब NRHM, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में आप देख रहे होंगे, ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह शुरू की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा आपको बी, ओजाई वक्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में कौन सा कथन गलत है? ये गलत क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन होगा। तो ये अनुनाद पर XL = XC तो नहीं होगा। इसका आपको सही जवाब क्या होगा आगे हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। तो इसमें और सा ऑप्शन दिया गया है 32 क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। तो इसका सही फ्रेंड्स जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि यदि k एक पूर्णांक है तथा 0.001000101 गुने 10⁻k में 1000 से बड़ी है, तो k का न्यूनतम संभव मान कितना होगा? ठीक है,
तो के का न्यूनतम संभव मान आपको हो जाएगा फ्रेंड्स C7। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यह है इंग्लिश से है। इसमें क्या पूछा गया है, तो चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। होम डज द स्पीकर इन सुजाता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मदर। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रमुख बहुलवादी हैं, कौन हैं? तो बहुलवादी हो जाएंगे आपको सी, लास्की और बोसाके। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग, उत्तरी स्वप्न परी, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो यह हो जाएगा आपको डी, यह रिपोर्ताज है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साधन बाजार उप बाजार नहीं है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, कोल्विन चक्र में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका RuBp। ठीक है, एक सीधे तार की त्रिज्या a तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद से परितः समान वितरित है। a/2 तथा 2a पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात कितना होगा? ये भी न्यूमेरिकल फिजिक्स क्वेश्चन है, इसको आप बना के देख लीजिएगा। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:2। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 40, बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो यह 525 हो जाएगा। यह कह रहा है 41 नंबर की, निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के सामान्य अर्थ है। क्या कहता है, धनात्मक दिशा में जो आरेख दिखे हैं वह समरूप त्वरण को प्रदर्शित कौन करेगा? यह प्रश्न है आपका। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए आरेख दिया हुआ है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 था, 41 का सही जवाब आपको फ्रेंड्स हो जाएगा डी, या डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? खुद को नियामत ए खुदाई किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बलबन ने। बलबन को लाख बख्श भी कहा जाता है ना, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23, बीई के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होगी। थोड़ा टफ क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 200 - 1/2। अगले प्रश्न की तरफ चले, डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किए? करंट से क्वेश्चन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, NCERT में यह काम किए थे। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, इंग्लिश से है। ये कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट सेट ऑफ वर्ड्स। मधुबनी पेंटिंग्स मोस्टली डिपिक्ट, ब्लैंक स्थान दिया हुआ है, एंड हिंदू रिलीजियस फिगर्स एंड द थीम्स जनरली एसोसिएटेड विथ हिंदूज deities, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून एंड रिलीजियस प्लांट्स लाइक। इसका सही जवाब हो जाएगा 45, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, तो ये हो जाएगा नेचर पीपल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, अपसारी प्लेट सीमाएं। 7 देखते 47, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? किसके कारण होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत रुधिर कणिकाओं की। ठीक है,
एड्स में रोगी की न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट से होती है? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में गिरावट के कारण होती है। यदि C = 40 + 0.6 वायु उपभोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण क्या होगा? तो ये आप फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा B, S = -40 + 0.4 वाई। अगला चलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, कब और कहाँ, इसको शॉर्ट में नाम भी हम लोग बोलते हैं, NAM नाम बोला जाता है। ठीक है, तो यह हुआ था फ्रेंड्स आपको कब। 49 क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन C, बेलग्रेड 1961 में। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ भी कुछ बात हम लोग देख लेते हैं। 1955 में बांडुंग सम्मेलन में सहमत सिद्धांतों पर आकर्षित गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाव के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति के माध्यम से की गई थी। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड था, वहीं 1961 में लोग किए थे। इसमें प्रमुख योगदान था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो ये इतने बात हमें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से। यहाँ पर कह रहा है कि 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम के लिए Q.W और डेल्टा E की गणना कीजिए। R = 2.0 कैलोरी ग्राम मोल प्रति ग्राम और log 2 = 0.3010। आर्गन का परमाणु भार 40 है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, बना करके देखिएगा। फिजिक्स, ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा प्रवर्तित किया गया, कौन सा किया गया? इसमें नाम दिया हुआ है, आपको पहचानना है। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा प्रवर्तित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के द्वारा। यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न है 52, समीकरण x² - 5 × mod x + 4 = 0 के वास्तविक मूलों की संख्या का क्या होगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा B, आपको 2 हो जाएगा। 53 क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ्स का प्रथम नियम संरक्षण नियम से संबंधित है। किसके संरक्षण नियम से संबंधित है? तो ये तो आसान तरह से क्वेश्चन था, यह हो जाएगा आवेश के संरक्षण से। ठीक है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर 55। तो यहाँ देख लेते हैं 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा, मैथ से आसान क्वेश्चन है, सूत्र पर आधारित है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य क्या होगा? ठीक है, तो ये डायरेक्ट सूत्र पर आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा n × n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। लिखता है कि कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हैं। कॉलम 1 में दिए गए संकुलन के प्रकार से कॉलम 2 में दिए गए चीज़ों का मिलान कीजिए। ठीक है, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा मिलान सही होगा। अब इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा आराम से, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, या स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब मैं बता रहा हूँ आपको कि यह 57 का सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन C। तो ये आपका मिला लीजिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर पूरा दिख नहीं रहा है। तो वंशगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था ग्रेगर मेंडल ने।
मेंडल यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा नाम ग्रेगर मेंडल इनका था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जान लीजिए मेंडल के बारे में। वंशगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत मेंडल द्वारा आवश्यक युग्मित कारकों के साथ गुणसूत्रों की पहचान करके मेंडल के वंशगति के नियमों के अंतर्निहित तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है, अब पूछता है क्वेश्चन कि यह किस पौधे पर प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इंग्लिश से प्रश्न है, बोल रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ऑफ द ऑप्शंस दैट फॉलो। ये पैसिव वॉइस करना है ना। तो डॉक्टर्स रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 59 क्वेश्चन नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश वेयर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये 59 60 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 60, चलिए ध्यान देते हैं क्या लिखता है कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन है। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आप हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कारक हैं जो नियमित करने वाले हैं। ताप भी है, मृदा की नमी भी है, और अपरद की प्रकृति भी है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपको ऑप्शन बी, नामवर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट वर्सन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। ही वाज डिसोबीडियंट सो द टीचर्स पनिश्ड हिम, तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बकरी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो कृषि द्वारा उत्पाद हमें प्राप्त होता है जैसे घास वगैरह फल वगैरह, तो ये बकरी खाएगा। उसके बाद फिर इसको क्या कहते हैं कि भेड़िया या शेर खा सकता है। तो ये उत्पाद हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता, और ये दोनों द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। ठीक है ना, ये तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से पृथ्वी को पेरिडोटाइट परत है, पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कौन सी होगा, तो 64 का ऑप्शन ए मेंटल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ये लिखता है कि मुगल काल में खाली स्थान है, उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपको जो है ऑप्शन सी, लाहौर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन ये महिला हार्मोन सेक्स हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन यह है पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। 67 देख लीजिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, और कह रहा है कि कौन सी कृति में लिखा गया है, प्रश्न आपको ये है, तो यह यशोधरा में लिखा गया है। ठीक है, यशोधरा पुस्तक में यह उक्ति लिखी गई है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 68। तो 68 यहाँ पर क्या कहता है, देखिए फिर मैथ से क्वेश्चन एक आ गया। यह कहता है पी स्क्वायर और +1/p² पावर 12 के प्रसार का मध्य पद क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 924। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो ये तो आसान ही क्वेश्चन कहना चाहिए इसको, ऑप्शन डी, लोहा को लोग नहीं जानते थे। ठीक है, लोहा को नहीं जानते थे, तो ये लोग जानते थे किस किस चीज़ को, तो सोना को जानते थे ये लोग, चांदी को जानते थे,
तांबा को जानते थे, सीसा को जानते थे और टीन को जानते थे। ये सब धातु के बारे में उनको ज्ञान था, लेकिन लोहा के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला है। उसको कांस्य युग भी कहा जाता है, हड़प्पा युग को ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या चीज़? तो लौह के प्रमाण नहीं मिले हैं। चलिए यहाँ पर से देख लेते हैं हम लोग कि द रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपुल हु नो ईच अदर वेल, विच इज दिस रजिस्टर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सर्मोनियल। अगला प्रश्न है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका संवहन कहलाता है। ठीक है, 72 क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए। कहता है निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? ठीक है, विष्णु का अवतार कौन नहीं होगा? तो ये डी ऑप्शन, दधीचि विष्णु का अवतार नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे 10 अवतार स्तुति, उसमें ये सारे 10 अवतार की चर्चा की गई है, जिसमें दधीचि ये अवतार नहीं है। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में है? अवरोही का मतलब घटते क्रम में होगा। तो आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा चीन है जनसंख्या में, उसके बाद भारत का नाम आता है, फिर यूएसए है और उसके बाद इंडोनेशिया। तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चले हम लोग क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी ओमिटेड इन प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ये हेडिंग्स। 75 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 की बात आ रहा है ना, तो इस समय आपको वायसराय हो जाएंगे कौन? तो वायसराय इस समय थे आपको लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इस समय वायसराय थे। और एक बात और जान लीजिए कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्निंग के समय ब्रिटिश संसद द्वारा 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। प्रथम गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय जो बने थे, वह गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय यह लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न पर हम लोग चलें। धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है, तो यह कौन सा कारण बनेगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्धमान प्रतिफल। यही सही जवाब होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जिसमें कंपन विधा नहीं हो, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7/5। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। तो आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा क्या लिखा गया था? तो पद्मावत लिखा गया था। ठीक है ना, कौन सा लिखा गया था? तो पद्मावत लिखा गया था। जायसी का उनकी रचना पद्मावत ग्रंथ से ख्याति प्राप्त हुई। उनकी कृतियां और कौन कौन सी है? तो चित्ररेखा भी इन्होंने लिखा और अखराट भी लिखा, आखिरी कलाम भी लिखा और कहरनामा जैसी पुस्तक भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग। ये अगला प्रश्न कहता है कि एट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा एस से QRV/T व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है। तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। थोड़ा क्लिष्ट क्वेश्चन है, देखने से ही बच्चों को घबराहट हो जाती है, रियल में टफ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव करना है, तो इसका सही जवाब आपको क्या हो जाएगा? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन x ग्रेटर दैन 2 जब 2 + 3 = 7 का प्रतिनिधात्मक कथन है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2
2+3 = 7 इंगित करता है x जो है 2 से बड़ा होगा। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 82 कहता है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। तो ये हो जाएगा आपको 82 क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 226 के जरिए दायर कर सकता है मौलिक अधिकार से संबंधित। भौतिकी अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको वांडर वाल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखें, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये चावल अनुसंधान केंद्र फ्रेंड्स आपका है कहाँ अवस्थित? तो कटक में है। कटक कहाँ में है? उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान समय में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। एक चीज़ और जान लीजिए इससे कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो उड़ीसा राज्य के कटक में अवस्थित है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जब पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में है। और मनीला किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय है। जबकि भारत का राष्ट्रीय पूछेगा तो ये कटक उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी ध्यान में रखना है। 85 का था निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? यूनानी कवि कौन था? तो ये होमर हो जाएंगे। होमर यूनानी कवि थे। होमर यूनान के प्राचीनतम कवियों में से एक थे। अंधे होने के बावजूद इन्होंने 2 महाकाव्य की रचना की, जिसका नाम था इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी, ये अंधे होने के बावजूद भी 2 महाकाव्य की रचना की। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 86। यह क्या कहता है? देख लीजिए 86 में कहता निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है? ये तो लगभग आपको VVI रखना पड़ेगा। ठीक है, यह आप VVI ही मान लीजिए। इसका सही जवाब पहले तो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। यह आपातकाल में भी निलंबित नहीं हो सकती है। और इससे संबंध में थोड़ा सा समझ लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते तथा अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकार केवल युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निलंबित रहते हैं। वित्तीय आपातकाल तथा राष्ट्रपति शासन के दौरान मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। VVI इसको कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए, कहता है अगला प्रश्न नाभिकीय अभिक्रिया। इसमें कहता है प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 87 क्वेश्चन नंबर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा, अल्फा और गामा। यहाँ देखिए, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो इसको कौन करेगा? ये तो जानते ही, संसद ही कर सकता है ना। इसको तो संसद ही कर सकता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? यह डचों को मिल गया था सफलता। ठीक है, डचों को। आगे चलते हैं 90 क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स से है। ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ होता है जहाँ, कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन का स्तर होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। LAC न्यूनतम है तथा LAC = LMC होगा तब। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान है। देखने में थोड़ा सा लग रहा है ज़्यादा बड़ा भड़काऊ, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है, 19,000 + 19 सैकड़े + 19 इकाइयाँ बराबर होता है। सीधा सीधी 19,000 लिख देना है, 1900 लिख देना है और 19 लिख करके जोड़ देना है। और जब ये सब लिख करके जोड़ दीजिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन
डी हो जाएगा आपका 91, आपका ऑप्शन हो जाएगा 91 का डी। देख लीजिएगा इसको एक बार जोड़ करके। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो सामंतवाद का उदय का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है आपको रोमन साम्राज्य वाला हो जाएगा। आपको ये सही जवाब हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगभग हम लोग अंत के तरफ हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। ये अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायो रिएक्टर है। तो कौन सा बायो रिएक्टर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको बी, बिलोडित हाउस बायो रिएक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं 94 हम लोग। यह क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ट्रांसलेट ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स। यह कह रहा है इसका हिंदी आपको ट्रांसलेट हिंदी करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया हाथ धो लें। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 95 है ना, 95 हम लोग देखते हैं। यह कह रहा है कि एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंगदैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1:2। कि संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 9 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है। कितने नंबर का संशोधन था? तो ये हो जाएगा 25वां संशोधन के द्वारा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में या युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब युग्म में नहीं है। तो ये हो जाएगा Fe2+। आगे देख लेते हैं, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? देखिए नाम है, उलुंग चाय का नाम है। ठीक है, ये किस देश में उत्पादित की जाती है? तो ये हो जाएगा आपको ताइवान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो आपको मालूम होना चाहिए था, रश्मि रथी के लिए मिला था ना, रश्मि रथी के लिए मिला था। एक बात और ध्यान रखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1972 में मिला था। यह भी आपको ध्यान रखना है, उर्वशी के लिए मिला था और कब? 1972 में। आगे प्रश्न देखिए कि यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs > v हो, तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन कितना होगा? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह कैसा लगा सेट, आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और मुख्य रूप से तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और फ्रेंड्स कम से कम आप एक कोई स्टडी मटेरियल जो ग्रुप्स आपके होंगे वहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।